नमस्कार साथियों, मैं पीयूष जाखड़ झुंझुनू से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। ज़्यादा लंबी चर्चा आज करेंगे नहीं, सिर्फ दो बातों को लेकर चर्चा होगी कि जोधपुर की ज्ञापन रैली आज किस प्रकार से चली, किस प्रकार से कलेक्ट्रेट तक पहुँची, किस प्रकार से ज्ञापन दिया गया, और दूसरा एक सवालिया निशान जो खड़ा हो रहा है आज की डेट में, हनुमान बेनीवाल जी साथ आएंगे या नहीं, इस मुद्दे के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो मेरा थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि युवाओं का साथ देने से मैं कभी पीछे हटा नहीं हूँ। तो जोधपुर के युवाओं का तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने अपने स्तर पे ज्ञापन रैली का आयोजन किया, अपने स्तर पे सारी व्यवस्थाएं की। मैं प्रारंभ से रैली को देख रहा था, सही जगहों पे पानी की व्यवस्था थी। उन्होंने अपने स्तर पे बहुत अच्छे प्रयास किए हैं और अदम्य साहस का परिचय दिया है। लेकिन इस बार कुछ मनमुटाव भी देखने को मिल रहे हैं, और वो मनमुटाव आए कैसे हैं वो धीरे धीरे आप लोगों के सामने स्पष्ट हो जाएंगे जब मैं वीडियो उस तरीके से बनाऊंगा। आपके पास सामने कई प्रूफ भी होंगे, किसी प्रकार के साक्ष्य मेरे पास अवेलेबल होते हैं, तभी मैं वो वीडियो उस तरीके से बनाता हूँ। अन्यथा मैं मेरी बात ऐसे ही पहुँचाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों के पास में। जोधपुर वाले बच्चे आज थोड़े आहत दिखे मेरे को, थोड़ी वार्ता भी हुई उनसे, थोड़े परेशान भी हुए, क्योंकि एक तो जोधपुर की रैली को मैं ध्यान से देख रहा था कि कई कोचिंग संस्थानों ने छुट्टियां की घोषणा की, आज के पूरे दिन अवकाश रखा 3 बजे तक का, और फिर उसके बाद में उन्होंने साथ दिया और कोशिश की अपने स्तर पे जितने बच्चों को संगठित किया जा सके। फिर उसके बाद में वो जहाँ से रैली प्रारंभ होनी थी ना, लगभग मुझे लगा है कि वो बच्चे 4 से 5 किलोमीटर पैदल भी चले हैं आज, और धूप बड़ी भयंकर थी आज, जोधपुर में साफ दिखाई दे रहा था। उस भीषण गर्मी के अंदर भी जोधपुर के युवाओं ने बहुत साहस का परिचय दिया है, उन्हें मैं इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। फिर बच्चे वहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, चलने के साथ साथ बीच में युवा और जुड़ते गए। लेकिन फिर उसके बाद में मैंने ये देखा ध्यानपूर्वक कि जितना संख्या बल शुरू के 10 से 15 मिनट के बीच में था ना, उसका 30% भी कलेक्ट्रेट के पास नहीं पहुंचा। अब उसके क्या कारण हो सकते हैं वो तो मैं आपको कल बता पाऊंगा। कुछ चीजें आपको क्लियर कर देता हूं। मैं हमेशा बोलता हूं कि हमें एक नेतृत्वकर्ता मिले हुए मनोज मीणा जी, वो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, वो कर रहे हैं नेतृत्व, निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक नेता का दायित्व क्या होता है? बच्चे की आत्मा से जुड़ के रहना, कि बच्चा सोचता क्या है, करता क्या है। आप धूप में खड़े नहीं रह सकते, बच्चों के साथ वार्ता ढंग से नहीं कर सकते, फिर आप किस चीज के नेता हो? एक जोधपुर वालों से मैं ये कहना चाहूंगा, जोधपुर समस्त राजस्थान के युवाओं से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों की लड़ाई है ये, तो किसी छात्र नेता को तो जॉब लगना नहीं है, वो किसी राजकीय सेवा में कार्यरत नहीं होंगे, वो तो उनका जीवन है, वो ऐसे ही करते रहेंगे। लेकिन आप तो समझो इस बात को। और मुझे लगता है कि आजकल शायद मनोज मीणा जी भी मेरी वीडियो देखते हैं। कल की वीडियो में मैंने क्लियर बताया था कि 20 तारीख तक ये मामले सारे निपटा दीजिए, बाद में उसके बाद में एक अलग रणनीति के ऊपर काम करेंगे और वो कारगर भी साबित होगी। मैंने कई प्रकार की चीजें आपको बताई भी थी कि इस तरीके से ये चीजें काम की जा सकती हैं। उन चीजों को आपने नहीं सुना हो तो ध्यानपूर्वक दोबारा सुनना, वो कोई दिक्कत नहीं है। और एक मैं स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूँ, चाहे भले कोई भी हो, चाहे कोई भी नेता हो, कोई भी छात्र हो, या कोई भी अन्य इंसान हो, स्पष्ट तौर पे ये बात हमें सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि हमें मुद्दे से नहीं भटकना चाहिए। यदि हम जातिवादी नारों का प्रयोग करते हैं ना किसी जगह पे, तो वो बहुत गलत चीज है। वो बच्चों को कड़ा संदेश देके जाती है कि दोबारा किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। मैं हमेशा आप लोगों को एक बात बोलता हूं कि मतभेद हो सकते हैं, मन भेद मत किया करो। इस बार बच्चों के अंदर मन भेद देखने को मिले हैं। मैं भी आप लोगों में से एक हूं, लेकिन मैं हर सच्चाई से वाकिफ हूं। मुझे पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। कई लोग कमेंट्स के अंदर बाद में बुरा भला कह के जाते हैं, कोई बात नहीं। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं, मैंने सारे आंदोलन करीब से देखे हैं। सीकर का जो आंदोलन था ना, जो बिना किसी नेतृत्व के हुआ था, दूसरा प्रदर्शन भीलवाड़ा के अंदर जो हुआ था, सच में वो सराहनीय लायक थे। उस भीड़ ने घंटों घंटों ट्रैफिक जाम रखा था, प्रशासन ने भी पूरा सहयोग किया था, क्योंकि कहीं भी ऐसी कोई घटना देखने को मिली नहीं थी। आप बात करते हो वो आ जाएं तभी हम ये करेंगे, वो आ जाएं तभी हम करेंगे। अरे आप अपने स्तर पे ये कार्यक्रम चालू रखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कल भी कहा था कि उन्हें अब मौका दो कि वो जयपुर जाके आगे की रणनीति बना सके।
जोधपुर वालों, मैंने परसों आपको कहा था ये बात कि सड़कों के ऊपर रूह कांप जानी चाहिए सड़कों की इस तरीके का प्रदर्शन करना, लेकिन आप दोबारा कमजोर साबित हुए। और आप कमजोर साबित नहीं हुए हो, इस बात का ध्यान रखना। आपने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किए थे, मैं शुरू से आपको देख रहा था। लोगों के पैसे भी खर्च हुए हैं, सारा काम हुआ है। हम कोई अंबानी की औलाद तो है नहीं, आपको भी पता है। जेब से लगते हैं तो दर्द सबको होता है, ये आपको अच्छे से पता है। यदि 100 रुपए भी जेब से जाते हैं ना, तो एक बेरोजगार युवा ये सोचता है कि ये 100 रुपए मेरे कहीं काम आ जाते, वो नोट्स खरीदने के काम आ जाते, वो पढ़ने के काम आ जाते, किसी टेस्ट सीरीज को खरीदने के काम आ जाते। वो रुपए आपने वहां लगाए हैं। 5-5 से लेके 500, 1000 तक का सहयोग मैंने उस ग्रुप में देखा था। जोधपुर के युवाओं ने सच में बहुत सराहनीय काम किया था, लेकिन जितने लोगों ने पेमेंट किया था उतने मेरे को वहां अंत में दिखे नहीं। इसका क्या करें, ये सॉल्यूशन आप बताओ। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, मैं शुरू से आपको कहता आ रहा हूं, शुरू से कहता आ रहा हूं कि ये लड़ाई आपकी है, आपको ही लड़नी पड़ेगी। लास्ट में जब कोर्ट केस भी आ जाएगा ना, तो और लोगों की तरह जो पहले देखा जाता है ना कि झांसा देकर उसके बाद में पैसों के नाम पे धांधली करके ये चीजें लगातार चलती रहेंगी। मैंने स्टार्ट से कहा था कि जैसे शुरू में एक बीएसटीसी संघर्ष समिति बनी थी, वैसी एक संघर्ष समिति बनाओ। 4 लोग होंगे उसके अंदर। बीएसटीसी धारियों के पास इतनी औकात है, इतने पैसे वो फेंक सकते हैं कि आराम से प्रशासन को झुकाया जा सकता है। आप क्या बात करते हो, जब बीएसटीसी धारी निकले थे ना, जिस टाइम लेवल 1 के अंदर लेवल 2 शामिल की जा रही थी, उस टाइम अथाह धन खर्च हुआ था, लेकिन बीएसटीसी वालों ने हार नहीं मानी थी और सुप्रीम कोर्ट तक जाके जीत का डंका बजवा के लेके आए थे वो लोग। और आप आज खुद को इतना दुर्बल समझ रहे हो। दुर्बल समझने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। आप में सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। आप भावी शिक्षक बनने जा रहे हो, सबसे पहले तो आपके अंदर नेतृत्व का गुण होना चाहिए, ये ध्यान रखो। एक 50 बच्चों की क्लास या 60 बच्चों की जो क्लास होती है, उसको मैनेज करना भी एक नेतृत्व का काम होता है, वो भी एक शिक्षक ही करता है। तो ये लड़ाइयां आपको अपने स्तर पर लड़नी पड़ेगी, ये बात आप ध्यान गांठ बांध लो। जितना जल्दी इस बात को समझ जाओगे उतना अच्छा है। बाकी जोधपुर वाले युवाओं को मैं दोबारा धन्यवाद देना चाहूंगा। हो सके तो कल या परसों मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा पूरे साक्ष्यों के साथ में कि क्या हुआ, मैं क्यों इतना भड़क रहा हूं, इस बात को लेके क्यों इतना आहत हो रहा हूं। ये चीजें ऐसे ही सामने नहीं आती हैं। गलत को गलत कहना आना चाहिए आदमी को, सही को सही कहना आना चाहिए आदमी को। आप लोग आपस में तो मनमुटाव रखे नहीं, जो हुआ जो बीत गया सो बीत गया, उसको भूल जाइए आप। अब दूसरी बात करते हैं कि हनुमान बेनीवाल जी के ऊपर। हनुमान बेनीवाल जी को मैं शुरू से देख रहा हूं, वो बहुत ही साफ छवि के नेता हैं। वो अड़क बोली नहीं होती है क्या, जो बोलना सीधा मुंह पे बोलना, घबराना नहीं किसी बात से। हनुमान बेनीवाल जी यदि हमारे साथ आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी उम्र मैंने भी देख ली है, इतना नेताओं को मैंने भी देख लिया है कि युवा नेता क्या करते हैं। जैसे मान लो डोटासरा जी हैं या फिर हनुमान बेनीवाल जी हैं या फिर कोई और हो, वो किसी विधायक के पास में या किसी सांसद के पास बैठते हैं तो उसके बाद में आप कभी भी देख लेना, जिस मुद्दे को लेके बात की थी, ठीक है, उसके ऊपर वार्ता, और फिर उसके बाद में एक सेंटेंस आता है कि सुखद मुलाकात हुई। ये आप लोग कभी भी नोटिस कर लेना, ये होता रहता है और ये होता रहेगा, क्योंकि वो युवा नेता उनसे छोटे होते हैं। लेकिन यदि वही विधायक या वही सांसद अपने किसी सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर उसे रीपोस्ट करता है, तब आप उसकी प्रमाणिकता मान सकते हो, अदरवाइज उसे प्रमाणिकता मानने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं आपको सीधा बोल देता हूँ। कई लोग मैं बताता हूँ ना, गालियां देने आते हैं, मैं सुनता हूँ, आराम से उनको प्यार से जवाब देता हूँ, क्योंकि ये लड़ाई मेरी भी है और मुझे अच्छे से पता है कि ये लड़नी कैसे होगी। इस तरीके के ढोल बजा के हम ये लड़ाई नहीं जीत सकते, ये कन्फर्म है। एमपी गवर्नमेंट के अंदर वो लागू भी हो गया, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों के अंदर वो है। वहां के युवा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इस प्रकार के आंदोलन होते रहे, सरकार ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज सुबह मैं ग्रुपों में देख रहा था कि भजनलाल जी महोदय हैं, उनके पिता बाथरूम में गिर गए, उनके दुआ करता हूँ ज्यादा चोट ना लगी हो। बच्चे कमेंट करने लग गए, अच्छा हुआ, कर्मों का फल मिलने लग गया। वो नहीं, हमारी करुणा उनके साथ में है। हम नहीं चाहते कि किसी को पारिवारिक समस्याएं आए, वो इस प्रकार का भाव हमारे अंदर नहीं है। भजनलाल जी शर्मा जी की तो खुद गले में फांसी लटकी हुई है कि वो कद इस पद से इस्तीफा देने पे मजबूर हो जाएं, किसी और को बैठा दिया जाए इसके ऊपर। तो दोनों बातों की पुष्टि मैंने आपके सामने अच्छे से कर दी है। बाकी वैसे करता हूं तो आप लोगों को ज्यादा पसंद आता है, मुझे पता है कि हाँ, स्क्रीन के ऊपर रिकॉर्ड करके उसके बाद में एक एक चीज पॉइंट वाइज बता के मैं वो भी बताऊंगा। ये कुछ लोग बोल देते हैं कि सस्ती लोकप्रियता का एक काम है ना, ये जो मुझे सस्ती लोकप्रियता चाहिए होती है ना, सच में तो
शायद लोग मुझे अभी करीब से जानते नहीं है, मेरे पास काफी प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां मैं ये कर सकता हूं और आराम से मैं कर भी लेता, लेकिन ये मुद्दा इस समय मेरा है। आप लोगों के पास बात पहुंचाने से पहले मेरा निजी स्वार्थ है, क्योंकि मैं भी एक बीएसटीसी धारी हूं, दर्द मुझे भी होता होगा, पीड़ा मुझे भी होती होगी, ये समस्या है मेरी सबसे बड़ी। और आप गलत राह पे जाते हो ना, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपका हाथ पकड़ के आपको वापस लेके आऊं। अभी टोंक में आवाज उठ रही है, बूंदी में आवाज उठ रही है, मैं आपको अभी भी बोल देता हूं स्पष्ट तौर पे, टोंक और बूंदी वाले युवाओं को करना है अपने दम पे करने ना, साफ बोल देता हूं। धूप में आपको जलना होगा, धूप में आपको चलना होगा, सड़कें आपको जाम करनी होंगी, आपका क्षेत्र है, आपको परमिशन होगी तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाना, इसके अलावा कितनी नारेबाजी, कितना स्पीकर ले जाना, डीजे ले जाना, साथ में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। किस वहम में लिए बैठे हो आप? सीकर में जब आंदोलन हुआ था ना, भीलवाड़ा में जब आंदोलन हुआ था, मैं बताता हूं आपको, युवाओं को बोलने तक का मौका दिया था, अलग अलग विचार रखने का मौका तक दिया था। मुझे सोशल मीडिया पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा कि जोधपुर के युवाओं को कहीं मौका भी मिला है क्या? क्या वो कहीं किराए पे लाए हुए वोटर थे क्या, जो पीछे से सिर्फ नारे लगाते रहेंगे? क्या उनके मन के अंदर जो व्यथा थी, जो पीड़ा थी, संवेदना था, दर्द था, वो अपने मुख मंडल से नहीं बता सकते थे क्या? ये बताओ, मीडिया कर्मियों ने उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? ये बात सोचने लायक है। वो पीड़ा आप लोगों की है ना, तो आप ही जाहिर करोगे। कल को सीएम साहब ये सब देख के आपको वार्ता के लिए बुलाने, आप किन्हें भेजोगे फिर उसके बाद में? जिसके दर्द हुआ है उसे, या फिर जिसने नेतृत्व किया है उसे? अपना दर्द इंसान अपना ही समझता है, बाहर वाला कभी नहीं समझेगा। ये चीज आप समझो, मैं अभी भी बोल रहा हूं। और जिस दिन ये चीज आपके दिमाग में घुस गई ना, उस दिन आप रणनीति भी बना लोगे, सारे काम भी हो जाएंगे। रणनीतियां एक दिन में नहीं बनती हैं, समय लगता है इस चीज के अंदर, ये आपको अच्छे से पता है। होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा, ये लागू तो नहीं होगा। सरकार लगातार इसके ऊपर वार्ता करने को तैयार ही नहीं है, और बाकी भगवान भी अपने साथ हैं, ये स्पष्ट तौर पे हमें दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई तौर पे, चाहे बीजेपी में फूट हो जाए, या किसी की टूट फूट हो जाए, या कुछ ना कुछ और हो जाए, ऐसा हो हा के ये चीजें पीछे खिसकती जा रही हैं, खिसकती जा रही हैं। भगवान अपने साथ हैं, कभी भी अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता है। कर्म के ऊपर भरोसा करेंगे, अंत में जीत हमारी होगी। बाकी वो एंड में वही बोलूंगा, संघर्ष करते रहें, डटे रहें, जीत अवश्य होगी, परिणाम अवश्य निकलेगा, हम ही जीतेंगे। ये भी ध्यान रखना, नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अपने स्तर पे प्रयास करते रहो, ज्ञापन रैलियां करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी जरूरत दोबारा पड़ेगी, मैं आने को तैयार हूं, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन मैं आपके बीच में एक नेता बन के नहीं, आपका भाई बन के आऊंगा, ये मेरी पहली शर्त होती है। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। न मैं आपके हाथ पकड़ के आगे जाऊंगा, न मैं पीछे जाऊंगा। किसी को मेरे साथ रहना है तो खड़ा रह सकता है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। स्पष्ट तौर पे मैं बता देता हूं, जोधपुर वालों, कोई नई बात नहीं है। मर्द हो, चलता रहता है, ये सब चीजें तो होती रहेंगी आगे भी। बाकी मेरे संपर्क आपसे लगातार रहेंगे। आपने संख्या बल अच्छा दिखाया था, थोड़ी धूप थी, थोड़े मामले गड़बड़ा गए, उस वजह से हो गया। अब आपको गुस्सा दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल सी बातें हैं, ठंडे हो जाओ। अपना काम था, हमने कर दिया, अगली बार भी जरूरत पड़ेगी हम करेंगे, किसी और तरीके से कर लेंगे। ऐसे मान सकते हो, किसी और तरीके से कर लेंगे, वो चल जाएगा। बाकी मनोज मीणा जी ने शायद आज समापन कर दिया है। मैंने तो उन्हें 20 तारीख का कहा था, उन्होंने 18 को ही कर दिया। ये चीज बहुत अच्छी बात लगी उनकी, कोई बात नहीं। अब वो जयपुर से प्रयास करेंगे, और मैं दोबारा उन्हें यही बोलूंगा, मनोज मीणा जी भूख हड़ताल पे बैठ जाओ। बाकी जिलों के अंदर भी बैठाने का प्रयास हम कर देंगे, 5-5 आदमी, आप भूख हड़ताल पे बैठ जाओ। जो मैं पहले कहता आया हूँ उसे समझो, उसे फॉलो करो, और फिर उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने आज तक जो बातें बोली है वो सारी तथ्यात्मक हुई है, मेरा मुद्दा वो है। तो आप लगातार हमसे जुड़े रहिए। ये वीडियोज इधर उधर जाती हैं, इनमें एडिटिंग होती है, मैं कई बार ये चीज़ झेल चुका हूँ। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिर्फ पीयूष जाखड़ झुंझुनू के नाम से है, न मेरा किसी के पास सोशल मीडिया एक्सेस है, न कुछ और है। जिसको वार्ता करनी है वो कमेंट के अंदर सीधा बोला है, और उसका मैं जवाब अवश्य देता हूँ, आप कभी भी उठा के देख लेना। बाकी मुझे कोई नेता नहीं बनना है, सीधी सी बात है। नेता बनना होता तो उनके साथ घूमना स्टार्ट करता, शायद थोड़ी बहुत पहचान तो मैं ले ही लेता, लेकिन मैं कहीं नहीं गया, और न मुझे मतलब है इस चीज़ से। अपने स्तर पर जितने प्रयास कर सकता हूँ उतने मैं करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आपको ज़्यादा इच्छा है हनुमान जी से क्या बात हुई थी, क्या नहीं हुई थी, या फिर डोटासरी से क्या बात करनी है, मैं भी जाके फोटो खिंचा के सुखद मुलाकात हुई ऐसे कार्यक्रम आपको दिखा सकता हूँ, उसमें मेरे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। युवाओं के साथ कुछ भी गलत होने का कभी भी मौका मिलेगा, मैं हमेशा सदैव आप लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। इसी बात वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।